गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के ऑडिट के क्लास में हम लोग इंटरनल ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कोई भी ऑडिटर जब किसी कंपनी में ऑडिट करने के लिए अपॉइंट किया जाता है तो उसे किस किस परेशानी और कठिनाई का सामना करना पड़ता है और किन कठिनाइयों से होकर के एक ऑडिट रिपोर्ट बनाया जाता है। तो हमारा पॉइंट है जोखिम मूल्यांकन और आंतरिक नियंत्रण, मतलब इंटरनल कंट्रोल और उसके रिस्क फैक्टर क्या-क्या हैं। SA 200 में, ए से मतलब स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट 200 में ये बताया गया है कि किसी वस्तु का मिथ्या विवरण जोखिम जोखिम में लेखा परीक्षक से पहले वित्तीय विवरण में गलत विवरण दिया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि लेखा परीक्षक से पहले वित्तीय विवरण में धोखाधड़ी या त्रुटि की संभावना होती है। मान लीजिए कोई ऑडिटर कोई कंपनी में ऑडिट करने के लिए गया है, उससे पहले अकाउंटेंट ने ही कुछ गड़बड़ी करके रखी हो, तो ऑडिटर को उसे क्या करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है। एक कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय ज़्यादा दिन तक टिका नहीं है। हो सके एक अकाउंटेंट है, 6 महीना काम किया, उसके बाद वो रिजाइन देकर चला गया, दूसरा अकाउंटेंट आया और 6 महीना काम कर रहा है। तो दोनों के एंट्री करने के तरीके में, दोनों को डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के तरीके में थोड़ी बहुत त्रुटियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, जिसे ऑडिटर को ही पकड़ना होता है। इन सभी का उल्लेख स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट 200 में बोला गया है। अब वस्तुगत मिथ्या मिथ्या विवरण क्या है? मतलब कोई भी रिपोर्ट जब ऑडिटर देखता है तो सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ता है कि उसका वर्गीकरण किस टाइप से करना हो, प्रस्तुतिकरण कैसे करेगा, प्रकट कैसे करेगा, मतलब उसे एक सूचीबद्ध रूप में कैसे लागू करेगा। तो इन सभी को देखने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, सभी मदों की अच्छी तरीके से जानकारी लेनी पड़ती है। जितनी भी एंट्रीज़ हैं, जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, सबको एक-एक करके देखना पड़ता है, ताकि उसमें कोई भी मिथ्या, गलत एंट्री ना हो, कोई एक्सपेंसेस को रेवेन्यू में कन्वर्ट ना किया हो। तो इसे देख कर के ही आगे काम किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं, कोई जो मिथ्या विवरण होता है कंपनी में, क्या होता है? तो मिथ्या विवरण क्या-क्या हो सकते हैं? पहला, पूंजीगत व्यय की किसी मद को राजस्व में में दर्शा देना, ये एक बेमेल है। सपोज़ दैट कोई भी कंपनी किसी कैपिटल इनकम को क्या करे, रेवेन्यू इनकम में रिकॉर्ड कर दे, तो ये गलतियाँ हैं, जिसे ऑडिटर ध्यान से देखता है। दूसरा पॉइंट है, वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे में इसकी आवश्यकता मुकाबले वित्तीय विवरण मद को प्रकटीकरण में अंतर। सपोज मान लेते हैं वित्त रिपोर्टिंग हम लोग हर एक मंथ अकाउंट्स क्लोज करके बड़ी कंपनी में रखते हैं, और उन सभी का क्लोजिंग एट द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर जा करके एक बैलेंस शीट और पीएल में कन्वर्ट होता है। तो यदि हम मंथली बेसिस पे जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसी समय कुछ गलतियां हो गई, तो वो हमें क्या कर साल के अंत में पता चलेगा और प्रकट होगा वो विवरण में। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा, तब हमें पता चलेगा। तो अकाउंटेंट तो अपने हिसाब से मिला देते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होती है, गलतियाँ हो जाती है कि कोई खर्चा जो हमारा कैपिटल नेचर का है, उसे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंसेस में ले लेते हैं। तो ये सारा पॉइंट ऑडिटर ध्यान से देखता है। तीसरा नंबर है, अनुचित लेखांकन नियमों का चयन एवं इस्तेमाल। कभी-कभी क्या होता है, एंट्री को हम लोग गलत तरीके से पोस्ट कर देते हैं, जिसके कारण ट्रांज़ैक्शन तो एंट्री हो जाती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारा प्रॉफ़िट एंड लॉस और बैलेंस शीट में हो जाता है। नेक्स्ट,
लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे में इसकी उपयुक्त की तुलना में वित्तीय विवरण मदों के लेखांकन अनुमान में अंतर। कभी कभी ऐसा होता है जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड हम तैयार कर रहे हैं उसी समय वित्तीय विवरण जब फाइनेंशियल क्लोजिंग करेंगे तो बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा, डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट, लाभ हानि के विवरण को जानबूझकर फर्जी वे में दर्शाना। सपोज दैट कंपनी में कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई भी कंपनियां क्या करती है, बैलेंस शीट अगर नहीं मिला तो कोई गलत रिपोर्टिंग कर करके कोई गलत खर्चा या गलत लाभ दिखा करके बैलेंस शीट को टैली करवा देते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टैली करवा देते हैं। तो ये गलत, टैली करवाना मतलब मिला देना। नेक्स्ट, अपूर्ण ऋण एवं बट्टे के खाते में ना डाल करके वित्तीय विवरण की प्राप्तियों में चढ़ा देना। कुछ क्या होता है, ऋण होता है जो उधार है, जो हमें देना है, तो ये हमारा लायबिलिटी का पार्ट होता है। तो इसे हम लोग लायबिलिटी में ना दर्शा करके एसेट्स में दे देंगे या रेवेन्यू में दे देंगे, तो ये हमारा बैलेंस शीट सही नहीं होगा। मिलाने के लिए तो बहुत सारे अकाउंटेंट्स कर देते हैं, लेकिन ऑडिटर इन्हें पकड़ लेता है। नेक्स्ट, माल सूची को बढ़ा चढ़ाकर या कम बताना। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी माल सूची मतलब इन्वेंटरीज, जो उनका क्लोजिंग स्टॉक है। सपोज दैट क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है, मान लीजिए एक दुकान में 100 पीस पेन है, तो उसमें से पूरा एक साल में उन्होंने 90 पीस पेन बेच दिया, 10 पीस पेन बचा हुआ है। तो ये 10 पीस जो रेस्ट बचा हुआ है आफ्टर सेलिंग, इसी को बोला जाता है इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट, वस्तु मिथ्या विवरण के जोखिम के घाटे। कोई वस्तु मिथ्या विवरण पता चल जाए तो उसमें क्या जोखिम उठाना पड़ता है ऑडिटर को। तो इसके जोखिम के दो घाटे हैं, एक अंतर्निहित जोखिम और दूसरा नियंत्रक जोखिम। दो टाइप के जोखिम इसमें शामिल होते हैं। तो अंतर्निहित जोखिम में नियंत्रक जोखिम के ग्राहक से प्रभावित होता है। अंतर्निहित जोखिम जो होता है, नियंत्रित जोखिम ग्राहकों से प्रभावित होता है। यह संस्था के जोखिम है और लेखा परीक्षक द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। मान लिया जाए कोई बिजनेसमैन कोई सामान बेचा किसी व्यक्ति को, लेकिन वो व्यक्ति उसका पैसा नहीं दे पा रहा है, तो इसे बैड डेब्ट ट्रीट करना होगा। इसे रेवेन्यू ट्रीट नहीं किया जा सकता, वो बिजनेस का बैड डेब्ट है और इसे ऑडिटर कभी भी रेवेन्यू में ट्रीट नहीं करेगा, बल्कि बैड डेब्ट में ही ट्रीट करेगा। भले वो पैसा बाद में मिले, लेकिन जब तक पैसा नहीं मिलता है तब तक वो बैड डेब्ट ही माना जाएगा। अब हम जोखिम के प्रकार देखते हैं। जोखिम का प्रकार क्या है? पहला, लेखा परीक्षक के जोखिम दो टाइप के होते हैं, वस्तुगत मिथ्या विवरण और दूसरा अभिज्ञान जोखिम। वस्तुगत मिथ्या विवरण को दो भागों में बांटा जाएगा, अंतर्निहित जोखिम और दूसरा नियंत्रित जोखिम। और अभिज्ञान जोखिम को दो भागों में बांटा गया है, नमूनाकरण जोखिम और गैर नमूनाकरण जोखिम। इन सब के बारे में आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल की सहायता से इन सभी जोखिमों को देखते हैं कि अंतर्निहित जोखिम और नियंत्रित जोखिम क्या होता है। मान लीजिए XYZ लिमिटेड का एक बिजनेस है जिसमें वो सभी मौसम के अनुसार अपनी सामग्री को रखता है। जैसे विशाल मेगा मार्ट, एक विशाल मेगा मार्ट में जाएंगे, वहाँ आपको कपड़ा भी मिलेगा, चप्पल भी मिलेगा,
सूटकेस भी मिलेगा। तो डिफरेंट टाइप के सामान एक ही जगह अवेलेबल होते हैं। ठीक उसी प्रकार का एक बिज़नेस है। अब वहाँ पर एक ऑडिटर जब इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करने के लिए जाएगा या अकाउंटिंग ट्रांज़ैक्शन का ऑडिट करेगा, तो उसे किस-किस टाइप की परेशानियाँ आएँगी। पहला, अंतर्निहित जोखिम में उसका क्या पॉइंट रहेगा जिसे उसे सॉर्ट आउट करना है। अंतर्निहित जोखिम, इसमें कर्मचारियों द्वारा वस्तुओं का दुरुपयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि विशाल मेगा मार्ट का मालिक एक जगह बैठ के बिज़नेस को देख नहीं रहा है। वो मॉनिटर करने के लिए क्या किया है, सुपरवाइज़र, मैनेजर, एरिया मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अपॉइंट करके रखा है और वो कहीं और बैठे हुए हैं। तो ऐसे में पूरी संभावना है कि कुछ करप्ट एम्प्लॉयी की वजह से थोड़ी बहुत नुकसान तो हो रहा होगा, स्टॉक इधर-उधर हो गया होगा। मान लीजिए 2 पीस चप्पल क्या हुआ, किसी अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया, उसको रिकॉर्ड नहीं रखा है। तो वो 2 पीस इसी तरह से एग्ज़ाम्पल 2 पीस है, लेकिन एक लार्ज अमाउंट स्टॉक में कम हो सकता है। नियंत्रक जोखिम में क्या होता है, कोई भी स्टॉक में क्या होता है, सिक्योरिटी टैग लगा हुआ होता है। लेकिन फिर भी इतनी सिक्योरिटी टैग होने के बावजूद भी कर्मचारियों की कुछ न कुछ मिलीभगत होती है, जिसके कारण से इन्वेंट्री का गलत दर्शाना संभव है। अब अभिज्ञान जोखिम लेखा परीक्षक विभिन्न नियंत्रण प्रणाली की दक्षता एवं प्रभावशाली जांच करता है। जितनी भी नियंत्रण प्रणाली है, सभी को दक्ष तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान दे करके जांच करेगा। और इसके अवलोकन के लिए, मतलब अगर कहीं भी गलती पाया जाए या किसी चीज़ को वो अच्छी तरह से समझ नहीं पाता है, तो उसका निरीक्षण करेगा, पूछताछ करेगा और पूछताछ करके अच्छी तरह से क्लियरिटी लाएगा अपने थॉट्स में कि ये बिज़नेस किस टाइप का है। क्योंकि ऑडिटर के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण ऑडिट करना होता है। अगर सब बिज़नेस के अकाउंटिंग के तरीके डिफरेंट होते हैं और कोई भी ऑडिटर 15 दिन या 20 दिन के लिए किसी कंपनी में ऑडिट करने के लिए जाता है, तो पूरे अकाउंटिंग ट्रांज़ैक्शन को, उसके पूरे सिस्टम को जो इतने सालों से चलता आ रहा है, सिर्फ़ 15-20 दिन में समझ नहीं सकता है। तो उसे जहाँ-जहाँ भी ज़रूरत होगी जानकारी लेने की, तो वो भिन्न-भिन्न डिपार्टमेंट के मैनेजर्स, मैनेजमेंट की टीम, उससे जानकारी लेगा और अपनी एक राय बनाएगा, एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगा